अरे माँ जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज मेरे मायके से सभी लोग आने वाले हैं और तुम ऐसे कछुए की चाल से काम कर रही हो। कल रात को ही मैंने तुम्हें सारे काम समझा दिए थे। सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करनी है, खिड़की दरवाजों पर डस्टिंग करनी है, कहीं भी धूल या मिट्टी की परत नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद रसोई में मैंने सब्जियां निकाल कर रख दी हैं। खाने में 4 सब्जियां बनाना है। मेरे मायके के सभी लोग नाश्ता तो करके आएंगे, लेकिन उनके खाने की तैयारी ऐसी करना कि वह देखते रह जाए। कोई कमी नहीं होनी चाहिए खाने पीने में। बहू, खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, चिंता मत करो। और वैसे भी तुम्हारे मायके वाले दूसरी या तीसरी बार ही हमारे घर आ रहे हैं, तो मुझे तो पहले से ही मेहमानों को अच्छे से खिलाने पिलाने का शौक है। खूब बढ़िया खाना बनाऊंगी। कुछ सोचने के बाद अनीता जी कहती है, बहू, मैं अगर रसोई संभालूंगी तो तुम ऊपर की साफ सफाई का काम देख लेना, क्योंकि दोनों काम मुझसे नहीं बनेंगे। क्या माँ जी, मैंने तुमसे रात में ही कह दिया था, मुझे पार्लर जाना है। बहू, काम बहुत ज़्यादा है, साफ सफाई का काम तुम कर लो और रसोई का सारा खाना मैं बना लेती हूँ, बड़े ही प्यार से अनीता जी ने अपनी बहू अन्नू से कहा। यह सुनते ही अन्नू मुंह बिचकाते हुए बोली, माँ जी, इतने बड़े घर की साफ सफाई मुझसे नहीं बनेगी। वैसे भी मुझे आज पार्लर में अपने बालों की कटिंग करवाने जाना है। अगर घर की साफ सफाई करती रही तो बालों की कटिंग नहीं करा पाऊंगी और फिर दोपहर तक सभी लोग आ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं घर के काम नहीं करती रहूं? वैसे रोज खाना मैं ही बनाती हूँ। कभी कभार अगर आपके ऊपर काम पड़ जाए तो आप मुझे एहसान दिखाने से पीछे नहीं हटती हो। पास में बैठा हुआ अनीता जी का बेटा साकेत कहता है, अरे अन्नू, कैसी बातें कर रही हो? माँ हमेशा ही तुम्हारे साथ किचन में हाथ बटाती है, और माँ की उम्र भी तो देखो, उनकी उम्र है यह सब करने की। इतना सारा खाना बनाकर वह घर की साफ सफाई कैसे करेंगी? कम से कम एक काम तो तुम्हें करके जाना ही चाहिए। माँ ने काम करने से या खाना बनाने से मना नहीं किया है, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि सारा काम उनसे नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा हाथ तुम भी बटा दो। साकेत की बात सुनकर अन्नू की त्योरियां चढ़ जाती हैं। बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी माँ ही कम है क्या जो तुम मेरी छोटी सास बनने की कोशिश करते हो? शादी के 4 महीने में मुझे इतना तो समझ में आ गया कि तुम सिर्फ अपनी माँ की ही सुनते हो। हर टाइम अपनी माँ का ही पक्ष लेते रहते हो। मेरी खुशियाँ तो तुमसे देखी ही नहीं जाती है। अरे अन्नू, जरा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम क्या कह रही हो। कुछ नहीं, आंखें तरेरते हुए अन्नू ने कहा, मैं सिर्फ अपने कमरे की साफ सफाई करूंगी। कह देना अपनी माँ से कि खाना बनाने के बाद घर की साफ सफाई कर ले। पैर पटकते हुए झाड़ू उठाकर अन्नू कमरे में सफाई करने लगी। सफाई करने के बाद तैयार होकर फटाफट से पार्लर के लिए निकल गए। साकेत रसोई में माँ का हाथ पटाने के लिए पहुँच गया। दरअसल साकेत अनीता जी का इकलौता बेटा है। अनीता जी के पति 20 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस समय साकेत मात्र 6 साल का था। साकेत के पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसलिए पेंशन के पैसे से अनीता जी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखा और खूब अच्छे संस्कार अपने बेटे को दिए थे। हमेशा माँ बेटे दोनों एक साथ ही रहे हैं, तो दोनों माँ बेटे के साथ साथ एक दोस्त की तरह भी बात करते थे। अनीता जी जब रसोई में अकेले काम करती थी तो बचपन से ही साकेत भी उनके साथ रसोई में कुछ ना कुछ करता रहता था। कभी रोटी बेलने की जिद पकड़ लेता था, तो कभी कुछ और काम करने की। माँ के साथ अधिक समय रसोई में बिताने की वजह से उसे रसोई के ज़्यादातर काम आने लगे थे, और जब भी उसे मौका मिलता वह अपनी माँ का हाथ बटा देता था। या जब कभी माँ बीमार पड़ती तो वह माँ का ख्याल रखता, उन्हें खाना भी बनाकर खिला देता और खुद का खाना भी बना लेता था। साकेत अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अनीता जी के मायके में उसके माता पिता और भाई भाभी सभी हैं। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी अनीता जी। उनके पति के जाने के बाद भाइयों ने उन्हें खूब जोर दिया कि आकर के मायके में रहे, छोटा बच्चा है, कहाँ अकेली परेशान होती रहेगी। हम सब हैं तुम्हारे और उसके देखभाल के लिए। लेकिन अनीता जी ने यह सोचकर मना कर दिया कि आज माँ बाप हैं, लेकिन कल को जब माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भाभी के साथ मायके में रहने से अच्छा है कि मैं अपनी ससुराल में रहूं, और फिर मुझे मेरे पति के पेंशन के पैसे तो मिलते ही हैं।
जब हाथ में पैसे हैं तो मैं ससुराल में रहकर ही अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। वह अपने बड़े भाई से कहती है, भैया मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग हमारे पास आते जाते रहना, जब जरूरत पड़े तो आप लोग हैं ना मेरे लिए। यह कहकर मायके जाने से मना कर देती है। मायके में अनीता जी का भरा पूरा परिवार है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। खूब शानो शौकत से उनके मायके वाले रहते हैं। इन 20 सालों में अनीता जी के माता पिता तो गुजर गए, लेकिन उनके भाई और भाभी ने अनीता जी का खूब ध्यान रखा है और हमेशा मौके पर उन्हें बुलाते रहे हैं। साकेत जब रसोई में गया तो कहता है, लाओ माँ मैं सब्जी काट देता हूँ, आप तब तक पूरियों का आटा लगा लो और रायते में तड़का भी मैं ही मार दूंगा। मैं बाहर से एक स्टूल भी उठाकर ले आया हूँ। माँ ज़्यादा देर तक खड़े रहने से आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, इसलिए बीच बीच में स्टूल पर बैठ जाया करो। और माँ इतनी सारी सब्जियाँ बनाने की क्या ज़रूरत है, 2 सब्जी बना लो, रायता और खीर है, इतने में हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, अभी घर में नई नई बहू आई है और उसके मायके से मम्मी पापा तो पहली बार आ रहे हैं, तो 2 सब्जी अच्छी नहीं लगती, कम से कम 4 सब्जी बनेगी। इतने सालों बाद घर में रौनक आई है, बहू आई है, 4 रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ है। मुझे तो यह सब करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माँ अपनी तबीयत का भी तो देखा करो, इतना सब करने के बाद बीमार पड़ जाओगे। और जब कल अन्नू ने तुमसे इतना सारा काम करने के लिए कहा था तो तुम मना नहीं कर सकती थी क्या? सारा काम आपके जिम्मे सौंप कर खुद पार्लर के लिए चली गई है। वह 2 दिन पहले भी पार्लर जा सकती थी, आज ही जाने की क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा, बहू नई नई घर में आई है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगता है, उसको थोड़ा समय दो। और फिर अभी उम्र ही कितने हैं, सिर्फ 20-21 साल की ही तो है, धीरे धीरे सारी समझ आ जाएगी और घर के सारे रीति रिवाज भी सीख जाएगी। हाँ माँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अन्नू कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, 20-21 साल की लड़की है। 20-21 साल की लड़की कोई छोटी नहीं होती है, आप तो उसे बिल्कुल छोटा बनाकर रखे हुए हैं। 20 साल में लड़कियों में इतनी समझ आ जाती है, अपना भला बुरा और सही गलत समझने की क्षमता रखती है। और आप भी हमेशा उसे बच्ची बच्ची कहकर सर पर चढ़ा लेंगी, और जिस दिन सर पर चढ़ जाएगी उस दिन मुझसे मत कहना कि बहू तुम्हारी सुनती नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ, उसे घर के काम बताना और घर की जिम्मेदारियाँ देना शुरू कर दो। क्या पूरी जिंदगी काम कर कर के थकी नहीं? आज बहू आई है तो आराम से रहो और जितना काम बन पड़ता है उतना करो। बहू के कहने से जबरदस्ती काम में मत लगी रहो, उसको छोटा बताकर मन मर्जियाँ करने में तुम साथ देती हो, यह सही नहीं है माँ। अरे बेटा, क्यों छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज हो रहा है? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। बेटे की सारी बातों को खत्म करती है अनीता जी कहती है, बातों बातों में पता ही नहीं चला सारा खाना बन गया। सारे खाने को उठाकर ढककर डाइनिंग टेबल पर रख दो, तब तक मैं अपने कमरे का और बाहर के बैठक की साफ सफाई भी कर लेती हूँ, वरना उन लोगों के आने का समय हो रहा है। उनके सामने साफ सफाई करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तब तक अनु का फ़ोन आ जाता है। हेलो साकेत, मेरे मम्मी पापा ने शहर में एंट्री कर ली है, बस कुछ ही मिनट में वह आते ही होंगे, तो मुझे जल्दी से पार्लर से ले जाओ, क्योंकि मैं ऑटो करके आऊँगी तो टाइम लग जाएगा। हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर ही तो है पार्लर। ठीक है अनु, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, तो मुझे पार्लर के बाहर ही मिलना। अनु के आते ही उसके मायके वाले सभी लोग आ जाते हैं, भाई भाभी मम्मी पापा, साथ में चाचा चाची भी आए। सभी लोगों से अनु बड़े प्यार से मिलती है और बैठक में सोफे पर बिठाते हैं। जैसे ही अनीता जी को लगता है कि बहू के मायके वाले आ गए, वह भी खुशी खुशी उनसे बैठक में मिलने के लिए आती है। मिलने के बाद जैसे ही वह भी सोफे पर बैठने जाती है तो अनु कहती है, माँ जी आप सबके लिए पानी ले आइए, सभी लोग इतने दूर से आए हैं, साथ में चाय भी चढ़ा देना।
पहले चाय पियेंगे, उसके थोड़ी देर बाद ही खाना खाएंगे। ठीक है बहू, मैं अभी सबके लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर अनीता जी चाय चढ़ा देती हैं और सभी के लिए पानी लेकर आती हैं। अन्नू के माता पिता एक थाल में शगुन का कुछ सामान लिए हैं और साथ ही उसमें एक कार्ड भी रखा है। अनीता जी को देते हुए कहते हैं, समधन जी, हमारे छोटे बेटे की शादी है, आप सबको शादी में आना है। हाँ हाँ, हम सभी शादी में जरूर आएंगे। तभी अन्नू कहती है, पता है माँ जी, मेरे भाई की शादी बहुत बड़े खानदान में तय हुई है। बहुत पैसे वाले लोग हैं, 4-4 गाड़ियाँ हैं उनके घर में। वैसे मेरे भाई के लिए बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे। एक तो विधायक की लड़की का रिश्ता भी आया था, लेकिन क्या करें, मेरे भाई को लड़की पसंद आ गई तो इधर रिश्ता तय हो गया, वरना विधायक तो हमारे इधर शादी करने के लिए पूरे 50 लाख रुपए को देने को तैयार थे। हंसते हुए अनीता जी कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है बहू, लड़की हमेशा अपने बेटे की पसंद की ही लेनी चाहिए। अब देखो, तुम्हें भी तो मेरे बेटे ने ही पसंद किया था। मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। हाँ, वह तो मैं हूँ ही इतनी सुंदर। बड़ी ही अकड़ के साथ अन्नू ने कहा, माँ जी, अब इधर बैठी बैठी बातें ही करती रहोगी या रसोई में खाना भी लगाओगे? सबके खाने का टाइम हो गया। अन्नू, खाना तो सारा डाइनिंग टेबल पर रखा है, बस एक बार गर्म करना है। अन्नू की तरफ देखते हुए साकेत कहता है, हाँ हाँ साकेत, मुझे पता है, खाना डाइनिंग टेबल पर बना रखा है। आज का पूरा खाना मैंने ही तो बनाया है, सिर्फ गर्म करने के लिए माँ जी से कहा है। तो क्या माँ जी इतना भी नहीं कर सकती है? अन्नू की बात सुनकर अनीता जी और साकेत के साथ साथ उसके भाई भाभी भी हैरान थे। इशारा सारा खाना अन्नू ने बनाया, यह सब कैसे संभव? क्योंकि 4 महीने पहले तक मायके में तो अन्नू किचन में झांकती तक नहीं थी, कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती थी, घर का कोई काम करना नहीं आता था। अगर कभी घर में 4 मेहमान आ जाते और मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ती तो भी अन्नू अपने कमरे से नहीं निकलती थी। ससुराल में आते ही उसने एकदम से इतना सारा काम करना सीख लिया, ऐसा कैसे संभव है? तभी अन्नू की भाभी उठती है और रसोई में जाकर अनीता जी की हेल्प करने लगी। पूरा खाना खाने के टाइम पर अन्नू ऐसे दिखाती रही कि सारा काम उसी ने किया है और अभी भी देखो अपने ससुराल में वह कितना काम कर रही है। खाना खाते समय अन्नू का भाई उसको चिढ़ाते हुए कहता, अन्नू, लगता तो नहीं है कि इतना स्वादिष्ट खाना तूने अपने हाथों से बनाया। अगर कभी मैं चाय बनाने के लिए कह देता था तो पूरा आधा घंटा लगाती थी 1 कप चाय बनाने में, और तुमने इतना सारा खाना अपने हाथों से बना लिया। इतना कहकर अन्नू का भाई हंसने लगता है। पास में खड़ा हुआ साकेत कहता है, अरे साले साहब, इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी माँ ही बना सकती है। बस अन्नू ने उस खाने में हाथ लगाया है, कोई बात नहीं। अगर अन्नू ने कभी मायके में काम नहीं किया है, खाना नहीं बनाया है, तो क्या हो गया, धीरे धीरे बनाना सीख जाएगी। मेरी माँ उसे सारा काम सिखा देगी। भले ही उसने मायके में कुछ नहीं किया है, लेकिन अब ससुराल में आकर सब सीख जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना अन्नू? मैं सही कह रहा हूँ ना? यह सब सुनकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो, उनका दामाद कितना अच्छा है। बेटी को भले ही काम नहीं आता हो, लेकिन उसे यह भरोसा है कि वह सब कुछ सीख लेगी। 4 ताने तो नहीं मारता है, लेकिन अन्नू को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह पास में खड़े हुए साकेत से फुसफुसाते हुए कहती है, क्या जरूरत थी तुम्हें यह सारी बातें कहने की? थोड़े समय के लिए चुप नहीं रह सकते थे क्या? क्यों, मैंने क्या गलत कहा है? जो कुछ कहा है वह सच ही तो है। तुम उसे झूठ नहीं कह सकती हो। झूठ तो तुमने कहा था, जैसे मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन चलिए माँ जी, अब आप भी खाने की टेबल पर बैठ जाइए, मैं आप सब लोगों को खाना परोस दूंगी। हाथ पकड़कर टेबल पर बैठाती हुई अन्नू की भाभी ने अनीता जी से कहा। फिर सारा खाना अन्नू और उसकी भाभी ने परोसा। खाना खाने के कुछ समय बाद सभी लोग घर के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अब अन्नू अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। शादी में जाने के लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग की। एक दिन अपनी सास को सुनाते हुए कहती है, पता है माँ जी, मेरी माँ अपनी होने वाली बहू के लिए बहुत सारा जेवर बनवा रही है। माथे से लेकर पैर के बिछिया तक उन्होंने सोने के बनवाए हैं। अपनी बहू के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा इस बात को सुनकर साकेत को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है,
तो क्या हो गया, वह अपनी बहू के लिए ही तो सारा जेवर बनवा रहे हैं। सभी अपनी बहू के लिए जेवर बनवाते हैं, और फिर तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जो मेरी माँ को सुना रही हो। हमने भी तुम्हारी शादी में सब कुछ बनवाया था, यहाँ तक कि सब कुछ तुम्हारे पसंद का ही खरीदा था, जेवर से लेकर तुम्हारे कपड़ों तक। फिर तुम आज यह सब बातें क्यों कर रही हो? इन सब बातों का करने का क्या मतलब है? थोड़ा तो सोच समझकर बात किया करो अनु। हमेशा अपने मायके की ही बात करती रहती हो, और फिर इस घर में जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही तो है। इतना सब होने के बावजूद तुमने भाई की शादी के लिए फिर से इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। मैंने और माँ ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी तुम कुछ ना कुछ मेरी माँ को सुनाती ही रहती हो। यह तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, इसको बदल लो। इस बार साकेत की बात का अन्नू के पास कोई जवाब नहीं था, हालांकि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। माँ का फोन आ रहा, क्या कहकर फोन लेकर अपने कमरे में चली गई। आज अनीता जी अपने बेटे से कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि शायद बेटा कहीं ना कहीं ठीक ही कह रहा है। अब कोई छोटी बच्ची नहीं है जो बात बात में उनकी बेइज्जती कर देती है। अपने मायके वालों का, माँ बाप का इतना मान सम्मान चाहती है, लेकिन मेरी माँ का सम्मान करना नहीं चाहती। अरे सम्मान करना तो दूर, मौका मिलते ही उनका अपमान कर देती है। जबकि मेरी माँ उसके लिए कोई कमी नहीं रखती है। कितनी बार बेटे ने उसे इशारों में समझाया है, लेकिन उसे बात समझ ही नहीं आती है। दूसरे दिन अनु अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयार है, तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, तुम्हें तो पता है मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं। शादी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही है, बड़े बड़े लोग भी शादी में आने वाले हैं, तो तुम भी थोड़ा सा बन ठन के आना। अपनी यह सस्ती सी साड़ियाँ पहन के मत आ जाना, नहीं तो फटीचर बनकर आ जाओ और मेरी नाक कटवा दो। एक बार मेरे मायके आओ, फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरे मायके में सभी लोग कितने पैसे वाले हैं। अब तो अनीता जी को भी लगने लगा था कि बहू उनके चुप रहने का फायदा उठाती है, जब देखो तब उनको नीचा दिखाती रहती है। यह नहीं देखती कि उसकी सास उसे कितना लाड प्यार करती है, हर फरमाइश पूरी करती है, एक बेटी की तरह घर में रखने की कोशिश करती है। वैसे ही मेरा बेटा इतना छोटा सा परिवार है, सिर्फ एक बेटा। एक बहू की तमन्ना पूरी जिंदगी से की थी, बहू आएगी तो उसे बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन बहू को तो अपने मायके के गुणगान से ही फुर्सत नहीं मिलती। पता नहीं बहू कब इन सारी चीज़ों को समझेगी और कब अपमान करना बर्दाश्त बंद करेगी, कब मुझे अपना समझेगी। अनु के जाने के एक दिन बाद साकेत माँ से कहता है कि माँ, अनु का फ़ोन आया था, मायके मुझसे मेरी ज़रूरत है, मैं चला जाता हूँ। शादी वाले दिन सुबह सुबह आपको लेने आ जाऊँगा, तैयार रहना। ठीक है बेटा, बहू के मायके में शादी है, तमाम काम होते हैं, जाकर उसकी मदद कर दो। उधर जाने के बाद अनु साकेत को कामों में इतना उलझा कर रखती है कि शादी वाले दिन साकेत को माँ को लाने के लिए समय ही नहीं मिलता। दोपहर 12 बज गए। सारे कामों से फ्री होने के बाद साकेत अनु से कहता है कि वह माँ को लेने के लिए जा रहा है, तो अनु कहती है कि माँ को लेने जाने की क्या ज़रूरत है, क्या वह इतना चलना फिरना भी नहीं जानती है कि अपने आप मेरे मायके में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ जाए। अब वह कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो उनको लेने जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो अनु, घर में 2-2 कार होते हुए भी मेरी माँ बस से धक्के खाते हुए आएगी, सिर्फ घंटे भर का रास्ता है, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। तभी अन्नू की माँ हड़बड़ाती हुई कमरे में आती है और साकेत से कहती है, साकेत बेटा, जो शेरवानी दूल्हे के लिए खरीद के लाए थे वह साइज में बहुत बड़ी है, उसे चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी अन्नू के पिताजी और बड़े भाई भी किसी काम से बाहर गए हैं, तो तुम इस काम को कर दो। ठीक है माँ, मुझे शेरवानी दो और दूल्हे राजा को मेरे साथ भेज दो, मैं चेंज करवा लाता हूँ। इतना कहकर दूल्हे को लेकर शेरवानी चेंज करने के लिए चला जाता है। साकेत के जाने के बाद अन्नू अनीता जी को फ़ोन कर देती है और कहती है, साकेत काम में बहुत व्यस्त है,
वह आपको लेने नहीं आ सकता। एक काम करो, बस से आ जाओ। अनु के फ़ोन के बाद अनीता जी एक दो बार साकेत को भी फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार उसका फ़ोन बिजी जा रहा है। इसलिए वह बस में बैठकर शाम तक बहू के उधर पहुंच जाती है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। सास को देखते ही अनु सबके सामने कहती है, वह देखो मेरी सासू माँ आ गई। माँ जी बस से आई होंगी तो थक गई हैं। मैं तो बस में बैठकर कहीं जाने का सोच भी नहीं सकती। हमेशा कार से ही आती जाती हूँ। वह तो माँ जी को पहले से ही बस से आने जाने की आदत है, इसलिए आ जाती है। अनीता जी को समझ में नहीं आया कि बहू उनकी तारीफ कर रही है या उन पर व्यंग्य कर रही है। फिर भी बहू का इस तरह से उनके बस में आने को लेकर बात करना अनीता जी को अच्छा नहीं लगा। साकेत भी यह बात सुन लेता है और माँ के पास आकर कहता है, माँ तुम बस से क्यों आई? मैं तुम्हें लेने के लिए आने ही वाला था। अरे साकेत, मैंने ही फोन कर दिया था आने के लिए। तुम्हारी व्यस्तता देखकर लग रहा था कि तुम माँ को लेने नहीं जा पाओगे, और कहीं ऐसा न हो कि माँ शादी में ही ना आ पाए। अनु को एक कमरे में बुलाकर अनीता जी कहती है, बेटा तुम बड़ा वाला हार लेकर नहीं आई थी, यह लो मैं तुम्हारा हार लेकर आई हूँ, इसको भी पहन लो। और वैसे भी तुम इतने सारे जेवर में बड़ी सुंदर लग रही हो। लेकिन पूरे कमरे में जोर से बोलती हुई कहती है, अरे माँ जी आप इसको बड़ा हार कह रही हो? अभी तुमने मेरी होने वाली भाभी का जेवर नहीं देखा है। फ़ोन खोलकर उसमें से जेवर की फ़ोटो दिखाती हुई कहती है, यह देखो बड़े हार की फ़ोटो, यह रानी हार की फ़ोटो, और कंगन तो देखो मेरी माँ ने कितने सुंदर बनवाए हैं। पूरे 3-3 तोले के 4 कंगन बनवाए हैं मेरी माँ ने। कमरे में जितने भी लोग बैठे थे अनु की बात सुनकर अनीता जी की तरफ देखने लगते हैं, और अनीता जी खुद को बड़ा ही असहज महसूस करती हैं कि वह कितने प्यार से अपनी बहू के लिए हार लेकर आई थी, और बहू ने उनके बड़े हार को अपनी बातों से एकदम छोटा बना दिया। अनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। साकेत से अपनी माँ का ऐसा अपमान देखा न गया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके मायके में अपनी पत्नी का वह अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप से माँ को लेकर शादी को अधूरा छोड़कर घर वापस आने के लिए निकल पड़ा। अनीता जी ने बहुत मना किया, लेकिन साकेत नहीं माना कि माँ अब बस बहुत हो गया। मैं उस घर में एक बेटे की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन अनु हमेशा आपको ही ताने मारती रहती है। अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा, और पूरी शादी में आपके साथ वह ऐसा ही करेगी जिससे मैं देख नहीं पाऊंगा। साकेत आधे रास्ते पहुंच पाता है कि हड़बड़ाते हुए अनु का फ़ोन आता है। साकेत तुम कहाँ हो? अनु की हड़बड़ाहट वाली आवाज़ सुनकर साकेत कहता है, क्या हुआ अनु? साकेत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो जेवर माँ ने अपनी बहू के लिए बनवाया था, पापा उसे लेकर दुकान से घर के लिए निकल ही रहे थे कि बाइक पर 2 चोर आए और बंदूक दिखाकर पापा से जेवर का बैग छीन कर ले गए। घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। उसने पापा को धक्का भी दे दिया था, जिसकी वजह से उनको चोट भी लग गई है। बारात जाने का समय हो रहा है, घर में जेवर नहीं है। अब बताओ क्या करें? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अगर बिना जेवर के बारात लेकर जाएंगे तो उधर मेरे मम्मी पापा की नाक कट जाएगी। साकेत अनु की वजह से पहले से ही बहुत गुस्से में था, और आज उसे अनु को सबक सिखाने का मौका मिल गया था, तो वह भी गुस्साते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं? वह तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अगर उनकी इज्जत जाती भी है तो मुझे इससे क्या लेने देना? मैं तो अपनी माँ को लेकर घर के लिए निकल गया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो साकेत? क्या मेरी माँ बाप की इज्जत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है? वह आपको अपने बेटे से भी बढ़कर मानते हैं, और तुम माँ को घर से लेकर निकल गए हो, शादी भी अटेंड नहीं की। सही कह रही हो अनु, अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे बेटे की तरह माना है तो मेरी माँ भी तो तुम्हें बेटी की तरह ही मानती है, लेकिन तुम कभी उनकी बेटी नहीं बन पाई। हर जगह उनका अपमान ही करती हो। आज भी तुमने उनका 2 बार अपमान किया है। मेरी माँ बार बार अपमान सहने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती हो तो अपमान करने का भी कोई हक नहीं है तुम्हें। साकेत की बात सुनकर अनु रोने लगती है। कहती है,
ऐसी मुसीबत में भी तुम मुझे 4 बातें सुना रहे हो। मुझे तो लगा था तुम मेरा साथ दोगे। क्या क्या साथ चाहिए तुम्हें मेरा? हमेशा तो तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम काम ही ऐसे करती हो कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। हमेशा बचकानी हरकतें करती रहती हो, जबकि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम्हें मेरी माँ को ही सुनाना है। फ़ोन को बीच में लेती हुई अनीता जी कहती है, क्या बेटा बहू इतनी देर से रोए जा रही है और तुम उस पर गुस्सा किए जा रहे हो। अच्छा बहू बताओ, तुम क्या चाहती हो हम दोनों से? माँ जी, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि उनके पास अभी इतने सारे पैसे नहीं हैं कि इतना सारा जेवर इतनी जल्दी में बनवा सके। सारी जमा पूंजी जेवर बनवाने में लगवा दी थी। इतना सारा खर्च हो गया है तो मम्मी पापा की इच्छा है कि मैं अपना जेवर छोटे भाई की शादी में चढ़वा दूँ, और जैसे ही शादी हो जाएगी उसके 4 दिन बाद वह मुझे वापस दे देंगे। कम से कम उनकी रूपरेखा रह जाएगी और मेरे मम्मी पापा की मेरे जेवर से इज्जत भी बनी रहेगी। बाद में जब उनके पास पैसा हो जाएगा तो अपनी बहू के लिए बनवा देंगे। फ़ोन स्पीकर पर था। साकेत कहता है, तुम्हारे पास कौन सा जेवर है? तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पास जेवर बहुत कम है, छोटा छोटा है। फिर इतने छोटे से जेवर से तुम्हारे मायके की और माँ बाप की रूपरेखा कैसे रह जाएगी? इतने छोटे जेवर को देखकर लड़की वाले तुम्हें ताने सुनाएंगे। तुम रहने दो, अपना जेवर उन्हें मत दो, और फिर तुम अपने भाई की शादी में क्या पहनोगे? अरे इसकी चिंता मत करो, मैं आर्टिफिशियल जेवर पहन लूँगी, लेकिन कम से कम मेरे माँ बाप की इज्जत तो रह जाएगी। वाह, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है और मेरी माँ की इज्जत धूल मिट्टी। अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए तुम आर्टिफिशियल जेवर पहनने के लिए राजी हो, लेकिन मेरी माँ के सोने के गहने देख कर भी तुम उन्हें 4 सुनाने से बाज नहीं आती हो। इतना कहकर साकेत फोन काट देता है। आज अन्नू को एहसास हो रहा है कि वह अपनी सास के साथ जो भी व्यवहार करती थी अच्छा नहीं करती थी, जबकि उसके पति ने तो हमेशा ही उसके माँ बाप का मान सम्मान किया है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है कि अगर उसने अपनी सास का मान सम्मान किया होता तो शायद उसे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। थोड़ी देर में बाहर हलचल होती है कि साकेत और अनीता जी आ गए हैं। साकेत अपने ससुर जी से कुछ बात कर रहा है, जिसे देखकर अन्नू को लग रहा है कि जरूर कोई अच्छी बात है, क्योंकि उसके पापा के चेहरे की सारी टेंशन गायब हो गई है। हंसते हुए अन्नू के पापा आते हैं। वह कहते हैं, सच में दामाद जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारे जेवर को चढ़ाने के लिए हाँ कर दिया है। साथ ही साथ अनीता जी अपना जेवर भी तुम्हें पहनने के लिए उतार कर दे दिया है कि मेरी बहू आर्टिफिशियल जेवर पहने, यह मुझे मंजूर नहीं। मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ, मुझे कौन देख रहा है? उसके भाई की शादी है, उसे बन ठन कर रहना ही चाहिए। साकेत वापस तो आया, लेकिन उसने और अनीता जी ने अनु से बात नहीं की। पूरी शादी में कटे कटे रहे, लेकिन अनु के मन में अब अपनी सास के प्रति कुछ अलग ही भाव आ गए थे। पूरी शादी में वह सास से बात करने के लिए मौके तलाशती रही, लेकिन बात नहीं हो पाई। शादी हो जाने के बाद जब अनीता जी जाने लगी तो अनु सबके सामने ही अनीता जी का हाथ पकड़कर उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बचपने में आकर पता नहीं कितनी सारी गलतियाँ की हैं और आपका तो कितनी बार अपमान किया है। आज जब भी उन बातों को सोचती हूँ तो बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि आपने तो हमेशा ही बड़प्पन दिखाया है, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ियाँ करती रही। अब से मैं खुद में सुधार लाने की कोशिश करूँगी और आपको अपनी सास नहीं माँ बनाने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आपके जैसी सास मिली। अनीता जी अपनी बहू को माफ़ कर देती हैं। दूसरी तरफ साकेत को जब पता चलती है कि अनु ने उसकी माँ से माफ़ी मांग ली है तो उसे बड़ी खुशी महसूस होती है। धीरे धीरे अनु के स्वभाव में भी बदलाव आ जाता है और वह अब अपनी सास का मान सम्मान करना सीख गई है। धीरे धीरे घर के कामों को भी सीखने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले हर लड़की ने घर के काम सीखे ही हों। बहुत सी लड़कियों को घर की जिम्मेदारियों को निभाना नहीं आता है। शादी तो हो जाती है, लेकिन उन्हें शादी की जिम्मेदारियां पता नहीं होती। जब वह ससुराल पहुंचती हैं तो उनकी यही नासमझी की बातें ससुराल में समस्या पैदा कर देती हैं।
तो लड़की के साथ साथ माँ बाप की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि शादी कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों का नाम है, जहाँ पर हमें निभाना पड़ता है। अगर आप समय के साथ धीरे धीरे जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाते हैं तो जिंदगी सुखमय हो जाती है। गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सुधार लाकर सीखना ही सबसे बड़ी जिंदगी जीना है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब